गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रतिभा पाठ पालन के अंतर्गत आज हम पाठ मेहनत की कमाई पढ़ने जा रहे हैं। मेहनत की कमाई पाठ में यह बताया जा रहा है कि यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करना ही है सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी कार्य यदि हमें पूरा करना है तो बिना मेहनत के वो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है। यदि हम अपना कर्म करेंगे तो ही वो पूजा के समान है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी दी गई है। उस कहानी में लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि हमें सारे सुख दिए जाएं, तब भी व्यक्ति उसमें संतुष्टि नहीं पाता है। यदि वो मेहनती होता है तो उसे संतुष्टि तभी मिलती है जब वह मेहनत करता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति तभी खुश रह सकता है जब उसे मेहनत करने के लिए मिले। इसी तरह से इस कहानी में मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत से कमा के खाने वाले व्यक्ति को राजा ने यदि अपने राजमहल में भी बिठा लिया और अनेक तरह की सुख सुविधाएं भी दी उसको, तब भी वो 10-15 दिन रहने के बाद छुट्टी लेकर के अपने घर परिवार से मिलने के लिए आया और फिर वहां मिलने के बाद वह अपने खेतों में आकर के फिर से काम करने लगा। राजा ने जब अपने मंत्रियों को या अपने दूतों को भेजा और उसको वापस बुलाया तो उसने यही कहा कि यहाँ पर सभी समय मुझे कोई भी काम नहीं रहता था और इसलिए मुझे सारी सुख सुविधा होने के बाद भी यहाँ अच्छा नहीं लगता था। कहाँ अच्छा लगता था उसे? अपने खेतों में मेहनत करना। अपने खेतों में उसे ज्यादा अच्छा लगता था जहाँ वह अपने बैलों को लेकर के हल चलाया करता था, मेहनत किया करता था। उसी कहानी को आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। मेहनत की कमाई एक प्रेरक कहानी है। इसके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव कर्मरत रहना चाहिए। सदैव कर्म करते रहें तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उससे हमारी समाज में इज्जत भी होती है। जैसे हमने इससे पहले आपको लेसन पढ़ाया था, केवल पढ़ने के लिए है, भागो दौड़ो नाचो गाओ। हाँ, तो हमें ये काम भी करना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो इस कहानी के द्वारा आप ये सीखें कि हमें मेहनत का फल मीठा होता। कहानी कई बार आपने सुनी होगी कि मेहनत का फल ही मीठा होता है। हमें सदैव मेहनत करते रहना चाहिए। अब आप ध्यानपूर्वक कहानी सुनेंगे हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में लग जाता। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके के राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। कोई चीज हो, उसे ऐसा लगा कि कोई चीज जैसे नीचे गिर गई हो। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरों का हार था जो उनके गले से गिर गया था। वो घोड़े पर सवार थे इसलिए उन्हें ये एहसास नहीं हुआ और वो हीरों का हार उनके गले से गिर गया। अब क्योंकि वो खेत में काम कर रहा था, मंगू देख रहे हैं आप चित्र में, वो हार हाथ में लिए हुए है, सामने बैल खड़े हुए हैं जिसमें वो खेतों में काम कर रहा था। अब इसमें देखो, सोचिए और बताइए, मंगू इस हार का क्या करेगा? अपने घर ले जाएगा या राजा के महल ले जाएगा? लेकिन मंगू ने क्या किया है? महाराज महाराज मंगू ने जोर जोर से कई बार आवाजें लगाईं, लेकिन राजा दूर निकल चुके थे। मंगू ने हार उठाया और पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। उसने इसलिए लटका दिया कि जब वह खेत में काम कर लेगा तो शाम को है ना राजा के पास जाएगा और उनका हार उन्हें वापस दे देगा। शाम को वह अपना काम खत्म करने के बाद उसने हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। अब जब वो महल में गया तो उसने जो बाहर खड़े रहते हैं ना द्वारपाल, उनसे कहा, मुझे महाराज से मिलना है।
मेरे पास उनकी एक कीमती वस्तु है? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यदि मैं द्वारपाल को दे दूंगा कि जाओ राजा को दे देना, तो पता नहीं राजा के पास तक वो चीज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो क्यों ना मैं ही राजा से मिल लूँ और उनको ये उनकी वस्तु वापस दे दूँ। मंगू ने द्वारपाल से बोला। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। द्वारपाल गया, राजा से पूछा तो राजा ने मंगू को अंदर आने का आदेश दे दिया। हुजूर, आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे, तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। जब मंगू राजा के पास पहुँच गया जाकर के, तो उसने राजा को बताया कि ये हार, क्योंकि ऐसे हार वापस करता तो राजा को ये होता कि आखिर में इसके पास ये हार कैसे आया। इसलिए उसने उस घटना को भी बताया कि जब आप सुबह घोड़े पर तेज रफ्तार से जा रहे थे मेरे घर खेत के सामने से, तभी आपका ये हार गिर गया था। तो मुझे दिखाई दिया और मैं इसे वापस करने के लिए आया हूँ। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। राजा ने देखा कि मंगू तो इतना कीमती हार और वो मुझे वापस करने आया, तो इसका मतलब ये ईमानदार आदमी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी ने प्रसन्न कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूँ। यह हार मेरे लिए अमूल्य है। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे यह हार भेंट किया था। राजा उसको बोले। मंगू नम्रता से बोला, महाराज, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे आप आज्ञा दीजिए। राजा मंगू कहने लगा कि आपकी चीज़ हमने आपके पास तक पहुंचा दी, इस बात की मुझे खुशी हुई है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोले, भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। राजा ने कहा कि तुम इतने ईमानदार हो तो हमारे महल में ही रहो। अब आप सोच कर बताएं, यदि आप मंगू की जगह होते तो हार का क्या करते। आपको ये कीमती हार मिल जाता तो आपको क्या करना चाहिए था। हमें कभी भी हमारे कवियों ने लिखा हुआ है कि दूसरे के वस्तु को, सोने की पड़ी हुई वस्तु को ढेले के समान समझना चाहिए, अर्थात ये मिट्टी का ढेला है, और उसको उसी व्यक्ति तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा कोई भी हक नहीं है। तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। आपको भी यही करना चाहिए है। कभी भी बेईमानी की नीयत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छे बुरे होते हैं उस व्यक्ति के विचार। इसलिए जहाँ तक हो हमें अपने मन में अच्छे विचारों को ही आने देना है। यदि बुरे विचार हमारे मन में आना शुरू हों तो हमें वहीं पर उनको स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि यदि हम बुरा सोचेंगे तो थोड़े दिनों बाद हम बुरा करने भी लग जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना है। यदि किसी तरह से आ भी रहे तो आप उस जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन यदि उस जगह का माहौल आपको बुरे विचार आने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उस जगह को छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन अपने मन में कभी भी बुरे विचारों को नहीं आने देना है, क्योंकि व्यक्ति महान किससे बनता है? अपने कर्मों से। और कर्म वह कौन से करता है? जो विचार उसके मन में आते हैं। तो आपको भी अपने मन में ईमानदारी, त्याग और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। तो उसने वहाँ रहने के लिए राजा ने मंगू को इजाज़त दे दी है। अब मंगू राजा के महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य जाओ, राजा बोला। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन मंगू महल में वापस न लौटा। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा मंगू अपने खेत में काम करने में मगन था। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। देखा उन्होंने कि मंगू अपने पहले की तरह ही खेतों में काम कर रहा था।
तो सिपाहियों ने कहा कि राजा ने तो तुम्हें महल में रहने का आदेश दिया, तो तुम यहाँ मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजा ने बुलाया था इसलिए मंगू को जाना पड़ा है। अब राजा उनसे क्या पूछ रहे हैं मंगू से, मंगू तुम अपने परिवार से मिलने गए थे लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे? राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मंगू हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट से रहने का सुख दिया, लेकिन हुजूर अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिलता है वह महल में निठल्ला रहकर। निठल्ला जानते हो? निठल्ला का मतलब है बिना कोई काम किए। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि आप तो निठल्ले घूमते रहते हो, कोई भी काम नहीं है आपके पास है। तो इस महल में मैं निठल्ला रहकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में मेरा शरीर कामचोर और नकारा होता जा रहा था है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो वो कहने लगा इस तरह से ये धीरे धीरे मैं रहूँगा तो मुझे काम करने की आदत ही छूट जाएगी और फिर मैं काम नहीं करूँगा। इसीलिए टीचर आपसे बार बार कहता है कि ये चीज़ लिखनी है, वो चीज़ लिखनी है। यदि आप लिखोगे नहीं तो धीरे धीरे करके लिखना ही भूल जाओगे, और फिर जब कभी लिखना पड़ेगा तो फिर इतनी गंदी राइटिंग में काम करोगे कि वो राइटिंग किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हमें अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करते रहना चाहिए। हम अपनी पढ़ाई दूसरों के लिए कर रहे हैं कि यदि टीचर देखेगा तो ही हम करेंगे। हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपने आप को, हमारा वर्क कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे करना है। हमारे मन में यही ख्याल रहेगा तो हम अपने आप, क्योंकि हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तो फिर हमारा मन अच्छा रहेगा, अपने आप पे विश्वास रहेगा कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और यदि मैं दूसरा कोई हमें डिसिप्लिन में रखता है तो मैं डरा डरा रहता हूँ कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, पता नहीं उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें डांट देगा। यदि कार्य अच्छा होगा तो क्यों डांटेगा, और यदि वो कार्य बुरा है तो आपको करना ही नहीं है उसको। और यदि आप करोगे तो आपको ये बात पहले से ही पता है, आपका मन खुद ही कह रहा है कि इस काम को करने पर मुझे डांट पड़ सकती है। तो जिस बात को आपका मन पहले से ही आपको बता रहा है कि यदि तुम इस कार्य को करोगे तो तुम्हारी डांट पड़ेगी, तो फिर हम उस कार्य को क्यों करते हैं? इसलिए हमारा मन हमसे सदैव सच बोलता है, लेकिन फिर भी हम मन की बात को अनसुनी करके और इधर उधर के ऊट पटांग काम करते रहते हैं। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो है। तो मंगू ने कह दिया राजा से कि यदि आप मुझे दिखे, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ मैं बैठा रहता हूँ। तो राजा ने फिर क्या किया, मंगू की बात सुनते ही राजा बोले, शाबाश मंगू। क्या बोले उससे? शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा है। जब उसने कहा कि मैं आपके पास रहता हूँ तो सारे टाइम यहाँ बैठा रहता हूँ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो राजा ने कहा एक आदेश आपको मानना होगा। क्या आदेश है? आज्ञा कीजिए सरकार, मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस तोहफे को लेने से मना मत करना, क्योंकि राजा ये समझ गए थे कि ये ईमानदार व्यक्ति है, हो सकता है मैं जो तोहफा इसको दे रहा हूँ वो वह भी ना ले। तो उन्होंने कहा कि इस तोहफे को लेने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतार कर उसके हाथ में पहना दिया। मंगू खुशी खुशी विदा होकर अपने घर वापस आ गया है। तो इसमें संदेश क्या मिलता है इस कहानी से? मेहनत करके जो सुख मिलता है वह निठल्ला रहकर नहीं, क्योंकि हम निठल्ले उस समय तो रह लेते हैं, लेकिन हमारे मन के एक कोने हमें निरंतर ये कहता रहता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम टाइम से करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अनसुना करके और उस टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। नीचे आपको शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आपको ये सभी शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है, और वाचन और श्रुति लेख भी लिखे हुए हैं। इनको आपको एक शब्द को 3-3 बार लिखना है आपको अपनी कॉपी में है। तो सभी काम आपको आसानी से अपनी कॉपी में करना है, और स्वच्छता से अच्छी राइटिंग में
ऐसा नहीं कि अब मैडम ने कह दिया तो मैं कैसे भी उल्टा सीधा कर लूँ काम बहुत ज़्यादा है ही नहीं, थोड़े शब्दार्थ लिखने हैं और थोड़े से ही कठिन शब्द दिए गए हैं। आपको कठिन शब्दार्थ तो एक बार ही लिखने हैं सब, लेकिन जो वाचन और श्रुतिलेख लिखे हुए हैं ना नीचे, ये एक शब्द को 3 बार लिखेंगे आप। धन्यवाद।